आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है बच्चों, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गुडविल के बारे में बात की थी। आज का जो लेक्चर है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। नाउ बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस है, अब अगर वो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को चलते चलते ही उसने रेशियो में चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, रेशियो में चेंज कर दिया। आपको पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है? जब चेंज इन रेशियो हो जाए, चेंज इन पीएसआर हो जाए, है ना, और एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस हो। नया पार्टनर एडमिट हुआ, एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का केस हो, जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, या डेथ हो जाए। समझ में आया? तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब है फर्म को दोबारा उसके एग्रीमेंट को, उसके टर्म्स एंड रेगुलेशंस में बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती। तो ऐसे केस में जब भी ये सब चीजें होती हैं तो सबसे पहले आपको गुडविल की ट्रीटमेंट पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरा, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ना रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब बहुत क्लियर है कि रीवैल्यूएशन हम लोग करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की उस डेट तक की वैल्यू चेंज कर देते हैं जिस डेट पर हम ये पार्टनर्स को कह रहे हैं कि आपकी रेशियो चेंज हो गई है। तो पहले पार्टनर्स की रेशियो 1:1:1 थी, ओल्ड रेशियो। अब जो न्यू रेशियो है वो 2:1:1 हो गई। तो इसकी वजह से एक्स, वाई और जेड को, अगर आप देखो वाई और जेड को पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो वाई और जेड को अगर नुकसान हो गया तो उस वाई और जेड ने कहा कि भैया देख, ऐसा है, फ्यूचर में जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो जो भी पैसे आएंगे वो सारे तो 2:1:1 में बटेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इस डेट पर अगर एसेट की वैल्यू पहले जब खरीदी थी तब एसेट 1 लाख रुपए का था, आज वो एसेट 2 लाख रुपए का हो चुका है और बाद में 4 लाख का बेचा, तो 4 लाख के जो टुकड़े होंगे वो तो 2:1:1 में जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, वो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस आया है, वो प्रॉफिट तो ओल्ड रेशियो में ही बटना चाहिए। बताओ यस या नो? बिल्कुल बटना चाहिए। क्यों बटना चाहिए सर? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो, जब तक रेशियो चेंज नहीं हुई तब तक उसकी वैल्यू 1:1:1 थी, तो उसी बेसिस पे बढ़ जाना चाहिए, यानी 1 लाख रुपए उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए। इसी रीजन से बच्चों हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते हैं। रीवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है एक बिजनेस के अंदर। और अब ऐसे सिचुएशन में रीवैल्यूएशन के लिए हम लोग दो बातों का ध्यान देते हैं। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे बना के दिखा देता हूं। जब भी रीवैल्यूएशन में भी एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। जब भी एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो हम लोग क्या बुक्स में एंट्री पास करेंगे? बताओ, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या एंट्री पास करेंगे? एसेट को क्रेडिट करेंगे। एसेट का तो बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आएगा डिक्रीज इन एसेट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, बेटा रट्टा नहीं मारना इसको, सिंपल है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ जाए तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, है कि नहीं? तो रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। अब बात करते हैं उल्टा, एसेट्स अगर इंक्रीज हो जाएं या फिर लायबिलिटी गिर जाए, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके सर, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आप अब रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आप अब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसी के अंदर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और फिर हम लोग, अगर क्रेडिट बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस से ज्यादा आ रहा हो तो हमारा आएगा ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। बात समझ रहे हो बच्चों? अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा हो, अगर मुझे गेन, मेरा इनकम, बेटा ये मेरा फायदा है ना, एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो मुझे फायदा होगा, लायबिलिटी की वैल्यू गिर जाए तो मेरे को फायदा होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट कोई मिल जाए तो मुझे फायदा होगा। कह रहे ये फायदा अगर लॉस से ज्यादा हो तो उसको प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कहते हैं, और इस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को हम लोग ओल्ड पीएसआर में बांध देते हैं। और अगर बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो तो इधर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कई बार पार्टनर्स कहते हैं दैट व्हेन पार्टनर्स agrees not to revalue assets and liabilities। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। बच्चा रीवैल्यूएशन तो जानता है, बच्चा यहां मिस्टेक कर जाता है। पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, पार्टनर्स कह रहे हैं कि ठीक है सर, मैं एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं करना चाहता हूं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं करना चाहता हूं, कि जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दो। अच्छा, क्या ऐसे केस में जिसकी रेशियो, जिसका नुकसान हुआ है, जिसको सैक्रिफाइस हुआ है, जिसने सैक्रिफाइस किया है, मान लो एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो पार्टनर्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एसेट्स को जिस वैल्यू पे रखा हुआ था वैसी ही वैल्यू पे रहने दो। अगर ऐसा कुछ होगा बच्चों, सोच के बताना, क्या जो नया पार्टनर है उसको तो बैठे बैठाए इनकम हो गई? क्यों? क्योंकि उस नए पार्टनर से हमने उस तरीके का कोई पैसा लिया ही नहीं। और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको तो बैठे बैठे नुकसान हो गया, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स कह रहे हैं एसेट्स को रिवैल्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई कल को 1 लाख रुपए का एसेट था, वो 2 लाख रुपए का था जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ था, और जब बेचा तो 4 लाख रुपए का बेचा। अब इस 4 लाख रुपए के 3 पार्टनर्स को टुकड़े मिले, जबकि 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का ये जो गेन है, ये वाला गेन, ये वाला गेन, ये वाला गेन तो बच्चों उस नए पार्टनर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बता दो अगर आपको लगता है मतलब बनता है। अरे भाई 2 लाख तो पहले ही हो गया था। अब अगर आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं करना चाहते हो, देन क्या करेंगे? आओ सर, तब ऐसे केस में बच्चों हम एक एंट्री पास करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। नाउ देयर आर टू थिंग्स, हमारे पास 2 तरीके हैं बच्चों, इसके 2 तरीके होते हैं जनरली। एक को बोला जाता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, मैं वो भी बता रहा हूं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक होता है ओनली अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है? आओ बच्चों देखें जर्नल एंट्री क्या है। तो बच्चों जर्नल एंट्री में करना क्या है आपको? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यू हैव टू फाइंड आउट, you have to find out the effect, या मैं बोलूं नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन समझते हो बच्चों? नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन का मतलब है कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट एक नेट इफेक्ट निकाल लो। अच्छा सर कैसे करोगे? सर देखो, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, उसको प्लस कर दो। डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा नुकसान हो गया, मतलब प्रॉफिट को प्लस करते जाओ, लॉस को माइनस करते जाओ। अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो मतलब वो लॉस है, अगर आंसर पॉजिटिव में आ गया मतलब वो प्रॉफिट है। और अल्टीमेटली उस प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए हमें क्या एंट्री पास करनी है, मैं वही एंट्री बताने जा रहा हूं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है? नेट इफेक्ट निकालना है। और नेट इफेक्ट कैसे निकालना है? इंक्रीज इन एसेट प्लस डिक्रीज इन एसेट, लॉस। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सॉरी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमारा नुकसान है बच्चों, लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो हमारा नुकसान है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लॉस। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, हमारा फायदा। सर ऐसा करने के बाद आपका जो भी है अमाउंट आएगा ना बच्चों, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, ये नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ उसको हम लोग लॉस बोलेंगे, अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ तो ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो हमें क्या एंट्री पास करनी है? इस नेट इफेक्ट में हमें क्या एंट्री पास करनी है? सर सिंपल सी बात है भाई, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपना शेयर क्यों छोड़ूं, मैं अपना शेयर क्यों छोड़ूं, मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं। वो कह रहा है सर आपने तो बोला, पार्टनर्स बोल रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, आप वही वाली वैल्यू पे रखना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो नेट इफेक्ट हुआ है, अभी तक का जो बेनिफिट मिल रहा है, वो तो हमें मिलना चाहिए ना। तो कौन देगा? वो गेनिंग पार्टनर देगा। किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो सिंपल सी एंट्री है सर, इसकी बहुत सिंपल सी एंट्री है क्या? गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बताओ यस या नो, कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो प्रॉफिट का हिस्सा देगा जो रीवैल्यूएशन पे हो रहा है। समझ में आता है बच्चों? गेनिंग पार्टनर समझ में आता है? गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ओल्ड माइनस न्यू करके जब आप निकालते हो, अगर वही आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए तो वो गेन हो जाता है, ओल्ड माइनस न्यू निकालते हो और वो प्लस में आ जाए तो वो सैक्रिफाइस होता है। अब बताओ एडमिशन में गेन कौन कर रहा है? एडमिशन में गेन कर रहा है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ही तो पैसा देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। क्यों? न्यू पार्टनर को तो बना बनाया एसेट की वैल्यू मिल गई। क्यों? एसेट की वैल्यू 1 लाख ही रख रहे हैं, जबकि एसेट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो गई है? 2। हम लोग कितनी रख रहे हैं? 1। यानी 1 लाख का तो वो कल को अगर एसेट 2 लाख रुपए का बेच भी दिया तो वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट खाएगा ना, वो भी खाएगा ना प्रॉफिट का शेयर। कौन? नया पार्टनर। इसीलिए तो कह रहे हैं वो कि भाई नया पार्टनर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसके शेयर में। इसलिए गेनिंग पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अभी के अभी एक प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। ओके सर, समझ में आ गया सर? बहुत ही बढ़िया सर। अब अगर यही आंसर नेगेटिव में होता, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता, तो बच्चों लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में, लॉस इफेक्ट में हम लोग उल्टी एंट्री पास कर देंगे। सर ये क्या चीज है? अब उल्टी एंट्री क्यों? बताओ कोई। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई एसेट था जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2। जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का नाम है जेड। एक्स वाई तो पहले के पार्टनर है। नया पार्टनर आया जेड, जेड कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूं। उसने कहा आजा। भाई 2 लाख रुपए का एसेट था, 1 लाख रुपए बन गया। सर ये तो एसेट की वैल्यू गिर रही है। ओल्ड पार्टनर्स ने कहा ठीक है बट हम लोग फिर भी 2 लाख ही रखेंगे। वो कह रहा है कि भैया कल को बेचोगे तो 1 लाख का लॉस होगा, तो उसमें वो लॉस मैं क्यों बियर करूं? बात तो सही है जेड की, गलत नहीं है बात जेड की। समझ में आ रहा है? बात जेड की बिल्कुल सही है कि मैं क्यों बियर करूं भाई लॉस। तो अगर एक्स और वाई ये कहने के लिए रेडी हैं कि सर जेड को जो भी आप अमाउंट, आप जेड को अगर कल को नुकसान होगा तो वो वैसे ही होना चाहिए जो रेशियो होगी, तो जेड कह रहा है मैं नुकसान के लिए तब रेडी हूं कि जब अभी अभी के अभी आप मुझे पैसा दो। सर अभी तो आया नहीं, उसको पैसा क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर के लॉसेस में शेयर डालने के लिए रेडी है। समझ में आती है बात? सर सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर, इज दैट क्लियर? कोई लॉजिक, कोई डाउट पूछना हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है बच्चों? तो कल को अगर ये 1 लाख की चीज, अगर कल को आप 2 लाख रुपए की वैल्यू ही रहने देते हो, ठीक है, 2 लाख की वैल्यू रहने देते हो और कल को ये 1 लाख रुपए का बिकता है तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया ना, तो एक्स वाई जेड कहेंगे भैया हमें तो लॉस उसी रेशियो में बंटना चाहिए। तो इसीलिए जेड को पहले ही हम लोगों ने क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? लॉस का शेयर दे दिया था। भाई तू ये रख ले अपने पास, कल को जब लॉस होगा तो तुझे भी भरना पड़ेगा। कहता ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, एक होता है ये और एक होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सर ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या चीज है? आओ बच्चों मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन समझते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन समझते हैं। बेटा प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ रखेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ना जब हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं बच्चों, उसी तरीके से करना है जैसे रिवैल्यूएशन है। ना मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? ये एक रफ अकाउंट है। रफ अकाउंट समझते हो बच्चों? रफ अकाउंट का क्या मतलब है? रफ अकाउंट का मतलब है कि हम लोग एक अकाउंट बना रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारी बुक्स में नहीं जाएगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं जाएगा। उसका इफेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा। कहता है सर क्या बात कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं जाएगा? सर इसी को तो मेमोरेंडम बोलते हैं, अदरवाइज तो हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं बोलते। सर इफेक्ट तो जाएगा ना, अकाउंट खोला है तो इफेक्ट तो जाएगा। बेटा नहीं जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। अच्छा कैसे सर? ये देखो, डिक्रीज इन एसेट, इधर देखो, डिक्रीज इन एसेट, इधर ही आएगा डिक्रीज इन एसेट। यस सर। इंक्रीज इन लाइबिलिटी यहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन में ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सही सर। इंक्रीज इन एसेट यहीं आएगा, बिल्कुल सही सर। डिक्रीज इन लाइबिलिटी यहां आएगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब जब ये काम कर लिया हम लोगों ने तो हमारा क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। मान लो प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने निकाल दिया टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ऐसे ही होता है ना बेटा? बिल्कुल होता है सर, यही होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं।
एक्स वाई जेड यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड रेशियो में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप लोगों ने तो एसेट की वैल्यू कम भी तो कर दी, आपने अकाउंट बनाया, जर्नल एंट्री क्या पास करी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो एसेट को तो एक्चुअल में आपने कम कर दिया सर, आप तो झूठ कह रहे हो सर। नहीं नहीं बेटा मैं बोल रहा हूं कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर कैसे बेटा, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं है पूरा, इसको मेमोरेंडम इसलिए बोलते हैं। अभी तुम देखो तो सही क्या हो रहा है, ये हम लोगों ने जब बांट दिया खत्म हो गई कहानी। अब क्या करना है, जो ये चीज आ रही है क्योंकि इसका अकाउंट में अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, डिक्रीज इन एसेट जो हम लोगों ने पहले किया उसी डिक्रीज को हम वापस क्या कर देंगे, इंक्रीज। ओ सॉरी, डिक्रीज इन एसेट है, इसको डिक्रीज ही रहने दो, बट इस वाले अमाउंट्स को हम लोगों ने यहां ले आना है और इस वाले अमाउंट्स को हम लोगों ने यहां ले आना, यानी डेबिट को बना देंगे क्रेडिट और क्रेडिट को बना देंगे डेबिट। अब इससे क्या होगा, इससे एंट्री बताओ क्या होगी। सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को आप लोगों ने क्या किया, क्रेडिट किया, तो सर क्या एंट्री बनी, एसेट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। समझ में आता है। और यही एसेट और लायबिलिटी को पहले आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू एसेट किया था और लायबिलिटी किया था ना, आपने अब उल्टा कर दिया। इसकी वजह से इसका इफेक्ट एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से एसेट पहले बढ़ा और एसेट फिर घटा दिया गया, तो एसेट की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आया। लायबिलिटी वैल्यू फिर कम हुई थी, लायबिलिटी की वैल्यू पहले बढ़ी थी फिर कम कर दी, तो उससे भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो बच्चों जब हम लोगों ने ये काम कर दिया ना, अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी वही काम करेंगे जो यहां पर ये वाले अमाउंट थे वो यहां पर शिफ्ट कर दिए, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। सिमिलरली ये काम जब कर दिया तो ऑब्वियसली बच्चों जब यहां प्रॉफिट आ रहा था तो यहां क्या आएगा, लॉस। सेम ही तो अमाउंट है, वो प्रॉफिट था अब लॉस बन जाएगा। बट अब ये जो लॉस बांटना है ना, ये हम लोगों ने किस रेशियो में बांटना है पता है, न्यू रेशियो में। किस रेशियो में बांटना है, न्यू रेशियो में। सर इससे क्या होगा बेटा, अब आप ध्यान से समझो, हम लोग वही कर रहे हैं जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री में किया था। क्या किया था जर्नल एंट्री में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर कैसे बेटा, देख हम लोगों ने क्या किया, पहले एक्स वाई जेड को ओल्ड रेशियो में हम लोगों ने वो लॉस बांट दिया। सो मान लो वो जो लॉस था वो था 120 रुपए। 120 रुपए के लॉस को जब मैंने बांटा तो क्या बना, 40, सॉरी लॉस नहीं था प्रॉफिट था, 40 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट। अगर मान लो रेशियो क्या थी, 1:1:1। अब अगर मान लो बाद में रेशियो 2:1:1 है, ये एडमिशन का केस नहीं, चेंज इन रेशियो का केस मैंने बना दिया, ठीक है, 2:1:1 है, तो इसी 120 के लॉस बना के हमने क्या कर दिया, 120 का लॉस बना के इसको बांट दिया एक्स वाई जेड को, तो क्या बना, 2/4 ऑफ 120 इज 80, 1/4 यानी 30, गलती तो नहीं हो रही, सॉरी ये बनेगा 2/4 ऑफ 120 यानी 60, सॉरी 60, ये 60 और ये 30 और ये 30, ऐसे आ रहा है बच्चों। ये है हमारा लॉस। ओके सर बहुत ही बढ़िया। सर ये देखो 20 का लॉस, एक्स को मिले कितने, प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए 40, बट उसको लॉस कितने का हो रहा है, 60। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसने गेन किया है। आप ध्यान से देखो बच्चों, उसको 2/4 मिलने वाला है आने वाले टाइम में, तो भाई आज उसको चुकाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। y को 10 मिलना चाहिए, z को 10 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुई, एंट्री क्या निकली, x ने पैसे देने हैं y और z को, सिंपल, x ने पैसे देने हैं y और z को, 20, 10, 10। इज दैट क्लियर, समझ में आता है बेटा। अगर आप सिर्फ जर्नल एंट्री काम करते तो भी मैं डायरेक्ट में यही एंट्री पास करता। सर कैसे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेता, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेता। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग सर कैसे निकालते, देखो 1/4, 1/3 पुराना है, 2/4 नया है, 1/3 ओल्ड माइनस न्यू, तो चेक करें 12, तो ये आ रहा है -2/12। ओके, y का कितना आ रहा है, 1/3 माइनस 1/4, 1/12, और z का कितना आ रहा है, अगेन 1/12, ठीक है, सेम ही आ रहा होगा। तो -2, 1, 1, ये -2 क्या है, गेन, ये क्या है, सेक्रीफाइस, गेनिंग अमाउंट 2/12, समझ में आ गया। तो गेन इतने से वो कर रहा है,
इसका मतलब है गेनिंग पार्टनर एक्स हो गया, किसको पैसा देना है, वाई और जेड को देना, क्योंकि वाई और जेड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो भी अमाउंट बनेगा आप लोग इस तरीके से बांट दोगे। बच्चों यही तो कॉन्सेप्ट है, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली बच्चों, जब हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसका कोई मतलब अलग नहीं हो जाता, एग्जैक्टली वो सेम इफेक्ट देता है जो नॉर्मली जर्नल एंट्री जो हम लोग ये सीखते हैं ना, उसके अंदर भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। दिस इज रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन हमें कहाँ कहाँ करना है बच्चों, चेंज इन पीएसआर के अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जब भी आएगा तब हमें ये रिवैल्यूएशन बनाना है। सिर्फ इस बात पर खास ध्यान देना है कि कहीं ये बात लिखी तो नहीं हुई। फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, अगर तो क्वेश्चन में बोला जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ तो आप बनाओगे, नहीं बोला जाएगा तो आप लोग सिंपली एक जर्नल एंट्री पास कर लोगे। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स पर। आ जाओ बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स पर। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक और एक्टिविटी हो जाती है जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ओके, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर लॉस हुआ है तो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कोई भी, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों इन सब चीजों को नए पार्टनर के आने से पहले खत्म करना है। और अगर हम बात करें रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहता है कि मुझे ये प्रॉफिट का शेयर लेकर जाना है या रिजर्व का शेयर लेकर जाना है। समझ में आता है बच्चों? तो ऐसे सिचुएशन में हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करते हैं, सिंपली जितना भी ये जनरल रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं बच्चों? ये वो रिजर्व्स होते हैं जिनसे हम कोई भी तरह की लाइबिलिटी यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में रिजर्व्स कई तरह के होते हैं। एक होता है कि आप रिजर्व बना रहे हो एक पर्टिकुलर चीज के लिए कि भाई मेरे को ये लॉस होगा तो उस लॉस के लिए मैं ये रिजर्व को यूज करूंगा। हालांकि रिजर्व की ज्यादा बाउंडेशन कंपनीज एक्ट में होती है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इतनी बाउंडेशन नहीं होती। रिजर्व्स बनाना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टनरशिप में, बट बनाओगे तो आपके भलाई के लिए, है ना? तो जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों ओल्ड में किया? अरे भाई सिंपल सी बात है, ओल्ड का ही तो है, नए पार्टनर का तो मतलब ही नहीं बनता, नए पार्टनर को क्यों दें हम ये? ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड समझ गए ना? एक्यूमुलेटेड में P&L का क्रेडिट बैलेंस भी आ गया, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ओके, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है सर। सर दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है? दूसरा ये है कि अगर लॉस हो जाए, ओके सर, लॉस होगा तो क्या करेंगे? सर लॉस हो गया तो वो भी तो पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। वो नए पार्टनर कहेगा भैया मेरा थोड़ी ना कोई मतलब बनता है, ठीक बात है। तो लॉस का बैलेंस कौन सा होता है भाई? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। राइट ऑफ करने के लिए क्या करें? डेबिट। तो डेबिट किया टू ओल्ड पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट। अब अगर लॉस की बात करें तो लॉस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। राइट ऑफ करने के लिए क्या करें? P&L ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस, है ना? तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट अगर कोई डेबिट बैलेंस है यानी लॉस बैलेंस। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो कोई भी तरह का डेफर्ड रेवेन्यू अगर कोई पड़ा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा वो खर्चा होता है जिस खर्चे को आप लोगों ने पे तो कर दिया बट उसको P&L अकाउंट से राइट ऑफ नहीं किया, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ा हुआ रह जाएगा। अच्छा सर, ऐसा भी होता है?
अरे बिल्कुल होता है सर। कोई खर्चा अगर मैंने पे कर दिया, मैं जैसे डिबेंचर्स की बात करता हूं बच्चों, अगर आपको डिबेंचर्स में याद हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसमें हम क्या करते थे, उस डिबेंचर का जो डिस्काउंट होता था या लॉस होता था, उस लॉस को उसके पीरियड में बांटते थे कि अगर डिबेंचर को राइट ऑफ करना है बेटा आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, तो उस अमाउंट को, अगर मान लो 100 रुपए का वो लॉस है, उसको हम लोग 10 सालों में बांट देते थे, तो 10 रुपए का अमाउंट ही हर साल पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते थे। सर ठीक है, तो 90 रुपए कहां जाएगा भाई, लॉस तो हुआ ना। आप लोगों ने डिस्काउंट को तो डेबिट कर दिया, कितने रुपए से किया होगा, 100 रुपए से, 10 रुपए से, पूरे 100 रुपए से। सर बट पीएनएल अकाउंट में तो सिर्फ 10 रुपए लेके जा रहे हो, बिल्कुल सही बात। तो डिस्काउंट का तो डेबिट बैलेंस रह जाएगा, बिल्कुल सही बात। सर अगर डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस रह जाएगा तो डेबिट बैलेंस तो बेटा बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल सही बात। सर डेबिट बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, तो वो तो एसेट साइड में जाएगा, बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर देंगे। पार्टनर्स, ओल्ड पुराने पार्टनर्स का ही मतलब बनता है, नए पार्टनर का कोई मतलब नहीं बनता। अब एक बात और सर, इसमें भी तो वो केस हो सकता है कि अगर पार्टनर्स कहें, वेयर पार्टनर्स एग्रीज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, accumulated profits, इसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। अगर पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं कि वो ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, रिजर्व्स नहीं बांटना चाहता, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं बांटना चाहता, तो क्या करेंगे? सर ठीक है, तो बहुत आसान है बेटा। अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट की बात करें, यानी क्रेडिट बैलेंस की बात करें, क्रेडिट बैलेंस की बात करें, अगर आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, फ्री रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, तो हम लोग उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सर क्या करेंगे, वही करेंगे जो रिवैल्यूएशन के लिए किया था, यानी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और इस बात का सिंपल सा लॉजिक ये है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कह रहे हैं कि कल को ये तो गेनिंग पार्टनर पैसा ले जाएगा, जबकि वो मेहनत किसकी है, अभी तक का अमाउंट की मेहनत किसकी है, सबकी है, पुराने पार्टनर्स की, नए पार्टनर का तो है नहीं, तो नए पार्टनर को आज पैसा देना पड़ेगा सिंपली। अगर ये बैलेंस डेबिट होता, यानी लॉस की बात कर रहा हूं, समझ गए, और मेरे को वो राइट ऑफ करना है, तो डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा सर, सिंपल, डेबिट बैलेंस को खत्म करना है। राइट ऑफ नहीं कर रहे हम लोग, हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो कह ही रहा है कि राइट ऑफ नहीं करना ही नहीं, लॉसेस भी लिख लेता हूं, ठीक है, मैं वो राइट ऑफ करना ही नहीं है, वो कह रहा है पीएनएल अकाउंट से एडजस्ट करना ही नहीं है। तो सर क्या करें? सर ऐसे केस में हम लोग सिंपली एक एंट्री पास करेंगे कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका फ्यूचर में नुकसान ना हो, इसलिए आज उससे उसे आज ही उसको कुछ पैसा दे देंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो नुकसान होगा ही, क्योंकि अभी तो लॉस में ही आ रहा है वो बिजनेस के अंदर। तो हम ऐसा केस में क्या एंट्री पास करेंगे? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स। ओके बच्चों, और इसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको बांट देंगे, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अगर ऊपर दो हैं तो दो में बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इज दैट क्लियर? तो ये है रिजर्व्स का केस। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, और एक और होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और एक और कौन सा होता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। ठीक है, ये हमारे जो फंड होते हैं, इन फंड की आपको कैलकुलेशन करनी होती है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि नहीं? तो बच्चों उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, वो पहले ही इतने सारे केसेस मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं। अगर आपको लगता हो कि जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर देना, अदरवाइज मैं अगले टॉपिक पे अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। आज की क्लास हम लोग इतनी रखेंगे, ठीक है बच्चों? तो आज हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट किए, जो हम लोगों ने जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी हम ये काम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स। ठीक है बच्चों, आगे का हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को हम लोग क्लासेस में करेंगे।
अगली क्लास में एडमिशन करवाऊंगा, फिर हम लोग रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे एक साथ ही, तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसके अलावा CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग डिसोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, पार्टनरशिप को खत्म कर देते हैं। पार्टनरशिप में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो प्लीज 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 अच्छे से तैयारी करो। पार्टनरशिप बहुत एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी मैं ये एडवाइस देता हूं, स्टडी मैट शुड बी योर बेस। स्टडी मैट के एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना जरूरी है। हाँ, स्टडी मैट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले भी बीच में ही इफेक्ट होता है। कोई डाउट हो तो जरूर बात करेंगे, मैसेज करो, मैं आपको जवाब दूंगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं, बट कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो जरूर करेंगे डिस्कस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय।